अब देखते हैं प्रधानमंत्री का संसद के साथ संबंध। हम लोग प्राइम मिनिस्टर पढ़ रहे हैं, संसद के साथ संबंध क्या है कि प्राइम मिनिस्टर जो होता है क्या होता है, वो लीडर ऑफ द लोकसभा होता है, लोकसभा का नेता होता है। इस नाते वो संसद के क्या करना था, सेशन की समनिंग का, सत्र को आहूत करने का या सत्रावसान करने का, प्रोरोगिंग का, ये सलाह राष्ट्रपति को देता है। और दूसरी चीज ये कि हाउस ऑफ द फ्लोर पे गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उसको डिक्लेयर करता है। कैन रिकमेंड, वो रिकमेंड कर सकता है क्या करने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए लोकसभा को एट एनी टाइम। संसद के साथ प्रधानमंत्री ये रिलेशन, ये इंपॉर्टेंट रिलेशंस है। और इसके अलावा भी प्रधानमंत्री के पास जो कार्य हैं कि पहली चीज तो वो हाउस का नेता होता है, अपने सत्ताधारी दल जो होता है उसका प्रधानमंत्री नेता होता है, और वो प्रधानमंत्री पूरे देश का नेता होता है। अगर देश में कोई समस्या है, कोई बात है, कोई वाद विवाद है, तो सारे देश भर से वो याचिकाएं स्वीकार करता है, प्रीमियर है देश का, उसका समाधान निकालता है। अगर कोई आपातकालीन स्थिति आ गई है तो वो आपातकालीन प्रबंधन की जिम्मेदारी उसके सहयोगियों पे है। देश को आपातकालीन स्थिति में उसका प्रबंधन करना प्रधानमंत्री का दायित्व है। प्रधानमंत्री फॉरेन पॉलिसी बनाता है, विदेश नीतियां जो है का निर्धारण प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद या कैबिनेट मिलकर करती हैं। प्रधानमंत्री आप देखें कई संस्थाएं ऐसी हैं जैसे कि आप नीति आयोग का अध्यक्ष है, अंतर्राज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल, एनआईसी, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इन सबका जो है, इसलिए राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद इसका अध्यक्ष होता है। तो ये सारा काम भी प्रधानमंत्री करता है। इस लंबू लबाब ये कहें कि प्रधानमंत्री सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति भले जो है तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, लेकिन जो भी निर्णय होते हैं सेनाओं के प्रशासन से संबंधित, उसका राजनीतिक प्रमुख प्रधानमंत्री ही होता है, जिसकी सलाह से राष्ट्रपति जो है कार्य करता है। और यानी कहने का तात्पर्य है कि प्रधानमंत्री देश की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु है, उसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ये प्रमुख बातें हैं प्रधानमंत्री के बारे में। और एक चीज और हम देखें कि अब पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी जो था, घूम फिर करके एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर इतना शक्तिशाली हो गया है, वो सुपर मिनिस्ट्रियल पावर उसके पास आ गई है। पहले ये था कि क्या था कि आप कहें कि फर्स्ट एमंग इक्वल्स था, अब सुप्रीम एमंग इक्वल्स हो गया है। और ब्रिटेन में भी कहते हैं कि संसदीय सरकार अब प्रधानमंत्री सरकार बनकर रह गई। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी जो था, जिस तरीके से राष्ट्रपति प्रणाली था, इसे ये जो है प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया है। प्रधानमंत्री इतना शक्तिशाली हो गया है। तो ये ब्रिटेन में जो क्रिटिसाइज की जाती है वो कि अब जो है राजनीतिक व्यवस्था में जो है प्रधानमंत्री सरकार हो गई है संसदीय सरकार की जगह। अगर आप देखेंगे तो भारत में भी कमोबेश वही बात लागू होती है। अब तो पहले लोकसभा इकट्ठा होती थी तो बैठ करके अपना नेता चुनती थी, अब तो प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट पहले से प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं। ये अलग विषय है, इसको आप देखिएगा, सुनिएगा। आर्टिकल 88 हम लोग देख लें। आर्टिकल 88 ये व्यवस्था करता है कि संसद में मंत्रियों को अपनी बात कहने का अधिकार, बोलने का अधिकार है, किसी भी कोई भी प्रोसीडिंग्स में भाग लेने का अधिकार है, कोई ज्वाइंट सेशन हो उसमें भाग लेने का अधिकार, कोई संसदीय समिति है उसमें भाग लेने का अधिकार है। तो आर्टिकल 88 मंत्रियों को इस बात की इजाजत देता है कि कोई भी मंत्री किसी भी हाउस में बोल सकता है, कार्रवाई या प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है, या कोई इस तरीके की पार्लियामेंट्री कमेटी है या कोई ज्वाइंट सिटिंग है, सब में पार्टिसिपेट करता है, मगर वोट वहीं देगा वो जहां का मेंबर है। ये बातें 88 की हो गई। और अब देख लेते हैं ओथ और पद और गोपनीयता की शपथ देख लेते हैं थोड़ा सा। आर्टिकल 75 में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद अपना पद ग्रहण करने के पूर्व शपथ लेते हैं। ओथ ऑफ पोस्ट एंड सेक्रेसी, पद और गोपनीयता की शपथ। ये शपथ उन्हें राष्ट्रपति दिलाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा उन्हें शपथ दिलाया जाता है उनके पद और गोपनीयता की।
और इस शपथ के बाद आप देखे होंगे कि शपथ समारोह के बाद एक संवैधानिक प्रपत्र होता है जिसपे मंत्री और प्रधानमंत्री सभी हस्ताक्षर करते हैं। उसके बाद से पोर्टफोलियो वगैरह का डिवीजन होता है। और इस शपथ का एक निर्धारित प्रारूप है जो अनुसूची 3 में, जो शेड्यूल 3 में वर्णित है, उसी के हिसाब से शपथ दिलाई जाती है। और शपथ में का जो मुख्य हिस्सा है वो अगर देखा जाए तो इस तरीके से कि मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूं या सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की अखंडता और संप्रभुता अक्षुण्ण रखूंगा और अपने क्या कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। और चौथी बात उसमें है भय या पक्षपात, अनुराग या देश से के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। ये बातें हैं पद के लिए, ये 4 बातें। अब गोपनीयता में यही कहता है कि अपने पद के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए जहां बातें आवश्यक होंगी वही जो है गोपनीयता को संसूचित या प्रकट करूंगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं। यानी वो कि अपने पद के निर्वहन में दायित्व करते समय जहां आवश्यक होगा वही गोपनीयता को वो प्रकट और संसूचित करेगा, अन्यथा की स्थिति में उसे गोपनीय बनाए रखेगा। इसी तरह की बातें हैं, आप एग्जैक्ट वर्डिंग देख लीजिएगा। तो ये पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। हाँ, इस पे 1992 में एक वाद उत्पन्न हो गया, जबकि विवाद उत्पन्न हो गया कहिए कि जब देवीलाल जी को उप प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई तो कुछ लोगों ने कहा कि असंवैधानिक है। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया, कहा कि मंत्रियों के रूप में ये कहना कि मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री या उप प्रधानमंत्री, ये सिर्फ एक उसके व्याख्यात्मक रूप है, एक डिस्क्रिप्टिव रूप है उसका। और अगर शपथ का जो वास्तविक भाग है, सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ ओथ जो है, अगर वो सही है तो शपथ को वैध माना जाएगा। ये सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था। ये पद और गोपनीयता के शपथ की बात हो गई। और थोड़ा सा हम पढ़ लें कि प्रधानमंत्री परिषद की जो जिम्मेदारी होती है उसमें 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी और तीसरा नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी 75 में हम लोग जब पढ़ रहे थे तो देखे थे मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। कहने का मतलब है कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है मंत्रिपरिषद के प्रति तो सारे मंत्रियों को जाना होगा, वो चाहे मंत्री राज्यसभा से ही क्यों न हो। ये नहीं कह सकता कि अरे भैया विश्वास तो लोकसभा के प्रति अविश्वास प्रकट किया गया है, मैं तो राज्यसभा से हूं, मुझे रहने दो। ऐसा नहीं है। अगर आप राज्यसभा से भी हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है तो आपको जाना है, वी आर बाउंड टू गो। तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई डिसीजन अगर एक मंत्री लेता है, अगर एक बार डिसीजन कैबिनेट में हो गया और सबने उसको मान लिया, तो अगर आप उससे असहमत भी हैं तो विद इन पार्लियामेंट, आउटसाइड द पार्लियामेंट, तो हर जगह अगर असहमति की स्थिति में भी आपको मंत्रिपरिषद के डिसीजन को डिफेंड करना है। और अगर आप मंत्रिपरिषद के निर्णय से सहमत नहीं है तो आप मंत्री पद छोड़ के चले जाइए। आपके पास एक विकल्प है, क्योंकि अगर आप कैबिनेट के डिसीजन का विरोध करेंगे तो प्रधानमंत्री आपको हटाने के लिए कह सकता है, राष्ट्रपति से कह के हटवा देगा। आपकी इज्जत इसी में है कि अगर आप कैबिनेट के डिसीजन से संतुष्ट नहीं हैं तो उसको मान लीजिए, बड़ी अच्छी बात, उससे आप कन्विंस हो जाइए। लेकिन अगर आप उसका विरोध करते हैं तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको मंत्रिपरिषद छोड़ देनी चाहिए। और ऐसा होता है, अगर मंत्री समझदार है और जो है कैबिनेट के डिसीजन से सहमत नहीं है तो कैबिनेट को, या अभी हम देखते कौंसिल ऑफ मिनिस्टर दोनों में फर्क को इस्तीफा कर देगा। जैसा अम्बेडकर 1953 में हिंदू कोड बिल से डिसएग्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सीडी देशमुख साहब थे, वो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन से जो है असंतुष्ट थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अभी कल राजनारायण जी की बात आपसे कर रहे थे जनता पार्टी में कि जितने भी लोग थे उनकी अलग अलग सबके विचारधारा थी, सबकी अलग अलग सोच थी, तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो पा रही थी। इस नाते देखिए सरकार भी गिरी और इस्तीफा तो कर देना जरूरी हो जाता है।
ऐसे ही आरिफ मोहम्मद खान थे 1986 में, आपने देखा था कि जो है मुस्लिम वुमेन और वाला जो एक्ट बना था उसके खिलाफ जो उन्होंने विरोध करते हुए इस्तीफा दे दिया था। तो अगर आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर आप हैं, मेंबर हैं और मंत्रिपरिषद के ही निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो यू हैव टू गो, आपको चले आना चाहिए। और हाँ, ये भी है कि अगर प्रधानमंत्री चाहे तो राष्ट्रपति को यह सिफारिश कर सकता है कि वो लोकसभा को भंग करे, राष्ट्रपति उसकी बात को मानेगा। वो कह देगा कि हाउस डज नॉट रिप्रेजेंट द व्यूज ऑफ इलेक्टोरेट फेथफुली एंड कॉल फॉर ए फ्रेश इलेक्शन, कि जो है ये जो हमारा लोकसभा है ये जो है मतदाताओं के वास्तविक इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, डज नॉट रिप्रेजेंट द व्यू ऑफ द इलेक्टोरेट फेथफुली एंड कॉल फॉर ए फ्रेश इलेक्शन, ये भी कर सकता है। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जब हम कह रहे थे कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पे बना रहेगा, तो इसका मतलब है कि राष्ट्रपति अगर चाहे मंत्री को कब चाहेगा, वही जबकि प्रधानमंत्री उससे डिससेटिस्फाई है या उसका कामकाज ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री को लग रहा है कि हमारे साथ जनाब चल पाएंगे, तो वो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो फिर राष्ट्रपति उसको हटा देगा। यानी वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है मंत्री, वो प्रसाद पर्यंत का प्रसाद आता है प्रधानमंत्री से। तो प्राइम मिनिस्टर ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप जो है कैबिनेट या प्रधानमंत्री के साथ काम नहीं कर पा रहे हैं या उसके साथ ओपिनियन का डिफरेंसेस है, ओपिनियन के डिफरेंसेस है या आपके काम का से सेटिस्फाई नहीं है, तो फिर आपको जाना होगा। बिना नो कॉन्फिडेंस मोशन के आपको जो है बर्खास्त किया जा सकता है। तो इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप डिसमिस हो जाएंगे। और एक बात और कही जाती है, नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ब्रिटेन में क्या होता है कि ब्रिटेन का अगर राजा कोई पब्लिक ऑर्डर इशू करता है तो उस पे उसके मंत्री जो होते हैं उसकी काउंटर साइन होती है, और अगर वो आदेश, अगर वो ऑर्डर किसी कानून का वायलेशन कर रहा है तो वो मंत्री लायबल होता है। ये माना जाता है कि राजा से गलती नहीं हो सकती, राजा कभी गलत नहीं हो सकता। इसे कहते हैं बॉस इज नेवर रॉन्ग। तो वैसे ही जो राजा के बारे में, राजा तो बहुत बड़ी चीज है कि राजा कभी गलत नहीं होता, तो ये गलत नहीं होता तो मंत्री महोदय को अदालत में अगर किसी कानून का वायलेशन हुआ है तो उनको उपस्थित होना पड़ सकता है, उनके खिलाफ न्यायालय कोई निर्णय भी ले सकता है। हमारे यहां भारत में ऐसा है कि राष्ट्रपति अगर कोई इस तरीके का पब्लिक ऑर्डर कोई इशू करता है, ठीक है, तो किसी कानून पे कोई ऑर्डर इशू करता है तो उस पर मंत्रिपरिषद की काउंट साइन जरूरी नहीं है। मंत्री लीगल उसकी को है, उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। आपने अभी तो 74(2) में हमने पढ़ा कि व्हाट एडवाइस वाज टेंडर्ड टू प्रेसिडेंट और क्या कहें, शैल नॉट बी क्वेश्चनेबल इन एनी कोर्ट। किसी भी अदालत में उस पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा कि मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी है। ये 3 बातें हो गई। अब हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। मंत्रिपरिषद की संरचना कैसी है? हालांकि संविधान सिर्फ मंत्री, जो ओरिजिनल टेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सिर्फ जो है मंत्रिपरिषद की बात करता है, लेकिन ब्रिटेन की संसदीय परंपरा से हमारे यहां भी प्राइम मिनिस्टर सर्वोच्च होता है, उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर और सबसे अंत में संसदीय सचिव, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज होते हैं। ये हायरार्की में सबसे नीचे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर के बारे में चर्चा हमने कर ली, और उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, मंत्रिमंडल होता है। कैबिनेट मिनिस्टर्स में जो मंत्री होते हैं वो आमतौर पर वरिष्ठ मंत्री होते हैं, वो महत्वपूर्ण विभाग संभालते हैं। आप जानते हैं जैसा गृह, रक्षा, वित्त, विदेश और भी इस तरीके के जो महत्वपूर्ण विभाग हैं उनको कैबिनेट मिनिस्टर्स देखते हैं। और ये मंत्रिमंडल जो है ये सुप्रीम बॉडी है, इसको आप कहिए कि द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है इन आवर पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ठीक, और हम जान लें कि कैबिनेट का रोल क्या है। कैबिनेट, मंत्रिमंडल, ये सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है। ये चीफ
कोऑर्डिनेटर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है कैबिनेट, ये एडवाइजरी बॉडी टू प्रेसिडेंट है, जो हमने सुना है प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करेगा, और इसकी जो एडवाइस होती है वो बाइंडिंग होती है। आप मालूम है आपको कि एक बार वापस करने के बाद, रिकंसिडरेशन के बाद राष्ट्रपति सहमति देगा, और बाकी चीजें आपने देखी पहले। डील्स विद ऑल मेजर लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल मैटर्स, मंत्रिमंडल ही, कैबिनेट ही सारे विधायी और वित्तीय मामलों की देखरेख करती है। मंत्रिमंडल ही चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बॉडी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है, यही मुख्य रूप से नीति निर्माता है, और यही इट एक्सरसाइजेज एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर द हाईएस्ट अपॉइंटमेंट। देश के जो हाईएस्ट अपॉइंटमेंट होते हैं उन पे इन्हीं कैबिनेट का कंट्रोल होता है। लाइक जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं आपकी, जितनी भी अपॉइंट होती हैं, और यही नहीं हायर अपॉइंटमेंट जो होते हैं, लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज के अलावा आपके जो हायर सेक्रेटरीट एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं उनकी भी नियुक्ति यही कैबिनेट ही करता है। और हमारे जो फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड जो डिसीजंस लिए जाते हैं एक्सटर्नल अफेयर्स के बारे में, वो सारी चीजें भी कैबिनेट ही करती है। तो कैबिनेट का रोल बहुत बड़ा है, और मंत्रिमंडल ने, अभी हम आगे देखते हैं, मंत्रिपरिषद का स्थान ले लिया है। दूसरे सोपान में इनका डिवीजन का आधार है इनका इमोलमेंट, इनकी रिस्पेक्टिव रैंक, और इनकी जो है पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस। इनकी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस आपने देख ली, यही देश का शासन चलाते हैं, मंत्रिमंडल, कैबिनेट मिनिस्टर्स। दूसरे पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं, राज्य मंत्री। राज्य मंत्री दो तरह के हो सकते हैं, एक इंडिपेंडेंट चार्ज, स्वतंत्र प्रभार, और एक जो है संबद्ध हैं। अगर वो स्वतंत्र प्रभार में हैं तो वैसे ही काम करेंगे जैसे कैबिनेट मिनिस्टर काम करते हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज है उनके पास तो। और अगर किसी के साथ संबद्ध हैं, अगर किसी विभाग के कैबिनेट के मंत्री के पास जो विभाग उसके साथ संबंध है, तो उसकी देखरेख में, उसकी सुपरविजन में, गाइडेंस में, उसकी जिम्मेदारी पे काम करते हैं। जहां तक कैबिनेट में बैठक की बात है, आमतौर पे ये बैठक में नहीं आते, लेकिन अगर कैबिनेट मंत्री ने इनको कोई मंत्रालय दिया है, ये संबद्ध हैं, या इनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज है, तो इनको अगर मंत्रिमंडल की बैठक में बुलाया जाता है तो ये भाग लेते हैं, अनिवार्य रूप से नहीं आते। तीसरे हैं उप मंत्री, हमारे डिप्टी मिनिस्टर्स। इनका काम इतना ही है कि वो कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के जो है एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल और पार्लियामेंट्री वर्क जो है, प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कार्य, उनमें सहयोग प्रदान करते हैं। ये मंत्री ये कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेते, ठीक है, और न तो ये कैबिनेट के मेंबर हैं। कैबिनेट के मेंबर यही कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। और सबसे लास्ट में आपके जो है संसदीय सचिव है, ये सबसे निचले सोपान में है, इनको कोई विभाग नहीं होता, ये विदाउट डिपार्टमेंट होते हैं। ये बेसिकली जो हमारे सीनियर मिनिस्टर्स हैं उनके संसदीय कार्यों में उनकी सहायता करते हैं, और इनकी नियुक्ति इधर लास्ट दफा जो है समझिए आप राजीव गांधी का जो फर्स्ट एक्सटेंशन हुआ था उसके बाद से नहीं हुई, और 67 के पहले तक ये हुआ करते। तो संसदीय सचिव के अभी ये हैं, लेकिन इस समय इनकी नियुक्ति की परंपरा नहीं है। तो ये रही बातें इनके बारे में। और अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं महत्वपूर्ण चीज कि ये मंत्री मंडल शब्द जो है कैबिनेट, ये संविधान में न तो इस तरह की हायरार्की की व्यवस्था है, न तो कैबिनेट मिनिस्टर मंत्रिमंडल शब्द संविधान के ओरिजिनल टेक्स्ट में था। ये बात आप जान लें, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अगर कहीं एग्जाम में आ जाए कि मंत्रिमंडल शब्द संविधान में है या नहीं है, तो ओरिजिनल टेक्स्ट में नहीं था। फर्स्ट टाइम आफ्टर 44th अमेंडमेंट 1978 में हुआ। उस समय इसमें आर्टिकल 352 आपातकाल वाला पोर्शन जो है उसके भाग 3 में इसको एक्सप्लेन किया गया। पहली बार यूनियन कैबिनेट लिखा गया, यूनियन कैबिनेट, और उसको ब्रैकेट दे करके एक्सप्लेन किया गया कि द काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट रैंक अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 75, ये क्लियर किया गया। यानी प्रधानमंत्री व अन्य कैबिनेट के क्या मंत्रियों का समूह, मंत्रियों की मंत्रिपरिषद जो अनुच्छेद 75 के अंतर्गत, आर्टिकल 75 के अंतर्गत अपॉइंट की गई है, ठीक। या आप कहें कि ये प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट रैंक, ठीक, विच आर अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 75। तो पहली बार ये 1978 में ये मंत्रिमंडल शब्द आया। ये ब्रिटेन की परंपराओं से चले आ रहे हैं।
देखिए अब संसदीय परंपरा का भी अनुपालन हम ब्रिटेन के तर्ज पे ही करते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें है। ये आप ध्यान रखेंगे कि मंत्रिमंडल शब्द जो है 44वें संविधान संशोधन 1972 में 352 का 3, और जब आप पढ़ने लगेंगे तो वहां यूनियन कैबिनेट के बारे में दिया है, द काउंसिल कॉन्सिस्टिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट रैंक अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 75। ये इनकी डिफिनेशन दी हुई, ये फर्स्ट टाइम आता है, यही मंत्रिमंडल का एक बार प्रयोग हुआ। ये सारी चीजें परंपरा में है, संविधान में आपको नहीं मिलेंगे। हो गया। और इनके अलावा वाइस प्राइम मिनिस्टर का भी आपने नाम सुना होगा। कभी कभी राजनीतिक कारणों से उप प्रधानमंत्री भी नियुक्त किए जाते हैं, और इनकी नियुक्ति आप जानते हैं कि मेयरली पॉलिटिकल होती है। ठीक, इनकी नियुक्ति मेयरली पॉलिटिकल होती है। अब हम देख लें कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में फर्क क्या है। ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन बताए मूल टेक्स्ट, ओरिजिनल टेक्स्ट मंत्रिपरिषद की ही व्यवस्था करता है, और लेकिन सारे पावर कैबिनेट के पास आ गए हैं। तो अंतर के तौर पे अगर हम देखें तो मंत्रिपरिषद एक बड़ी संस्था है, इसमें इतने तरह के मंत्री होते हैं। ये 70-75 15% बताया गया कि लोकसभा की तरफ संख्या इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, ये मैक्सिमम लिमिट तय की गई है। तो ये जनरली 70-80 मंत्री होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, और मैक्सिमम, जबकि कैबिनेट में 15-20 आदमी, ज्यादा से ज्यादा 22 आदमी, जितना बड़ा कैबिनेट हो उसी हिसाब से प्रधानमंत्री चाहे तो इनकी संख्या कम होती है। ये 3 भागों में विभाजित है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 3 भागों में विभाजित है, और कैबिनेट मिनिस्टर उसका एक अंग है। ये फर्क है। इसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कभी कलेक्टिव मीटिंग नहीं होती, इसकी कभी बैठक नहीं होती, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर आपको मालूम है कि अमूमन सप्ताह में एक बार मिल ही लेते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कैबिनेट मिनिस्टर से मैंने बताया कि यहां रोल ऑफ कैबिनेट सारा डिसीजन लेती है, उस कैबिनेट मिनिस्टर के डिसीजन को पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को मानना होता है। यानी यही पॉलिसी मेकिंग अथॉरिटी है। कैबिनेट मंत्रिमंडल जो निर्णय ले लेता है, कहने का मतलब है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जगह जो है पूरा कैबिनेट ने ले लिया है, मंत्रिमंडल ने ले लिया है, और सारे पावर जो थ्योरेटिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है वो प्रैक्टिकली कैबिनेट मिनिस्टर के पास है। ठीक, और उनके कार्य, जो डिसीजंस कैबिनेट लेती है उनको इंप्लीमेंट करना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का काम है, और जो कैबिनेट डिसीजन बनाती है उसको सबको मानना बाइंडिंग है, बाध्य है, कोई ऑप्शन नहीं है किसी के पास। तो ये बातें हैं। और बता ही दिया कि मंत्रिमंडल सब संविधान में ओरिजिनल टेक्स्ट में नहीं था, 44वें संविधान संशोधन द्वारा 352(3) में ऐड किया गया, वहां उसे एक्सप्लेन किया गया कि यूनियन कैबिनेट क्या है। ये बातें हैं। लेकिन अगर हम जो है वेतन और भत्ता अधिनियम 1952 को देखेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि जो मंत्री शब्द है, वेतन भत्ता के लिए जो मंत्री शब्द है, वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इसका मतलब है जो है मंत्रिपरिषद के सदस्यों से इसका मतलब है। तो ये संसदीय व्यवस्था के चलते, ब्रिटेन के चलते कैबिनेट का महत्व आज मंत्रिपरिषद को आच्छादित कर लिया इन्होंने। ये साधारण से अंतर है, आप समझ रहे होंगे इस चीज को कि कैबिनेट मिनिस्टर इसके पार्ट हैं, ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, इनके डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे बाइंडिंग होते हैं। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में एक थ्योरेटिकली बॉडी रह गई, ये मेजर बॉडी है। इस बड़ी बॉडी का काम कैबिनेट के डिसीजन को इंप्लीमेंट करना है। ये अंतर की बात हो गई। थोड़ा सा हम देख लेते हैं, बड़ी चर्चा होती है किचन कैबिनेट की। किचन कैबिनेट का मतलब होता है सर्किल इन ए सर्किल। ठीक, ये एक तरीके से इनफॉर्मल बॉडी है, और ऐसे ही जैसे मंत्रिपरिषद का स्थान मंत्रिमंडल ने ले लिया, मंत्रिमंडल में भी 20-25 लोग होते हैं, लेकिन उसमें भी एक इनर बॉडी है, सर्किल के अंदर सर्किल। मंत्रिमंडल के भी कुछ जो 2-4 सदस्य जिनसे कि मेंटल डिस्टेंस प्रधानमंत्री की सबसे नियरेस्ट होती है, वो 2-4 मेंबर उनकी कैबिनेट के जो उनके बड़े नजदीक होते हैं, जो विचार से या और सी चीजों में जिनकी विचारों की समानता होती है, या जो उनके हिसाब से ज्यादा प्रबुद्ध और योग्य होते हैं, उन 2-4 को लेकर के, प्लस इसमें कुछ फैमिली मेंबर्स और कुछ फ्रेंड्स, ये मिलकर के एक किचन कैबिनेट बनाते हैं, जहां की प्रधानमंत्री देश का प्रीमियर है और सारी समस्याएं उसके पास होती हैं, हर चीज का हल उसको निकालना होता है। वहां ये होता है कि जल्दी निर्णय भी लिए जाएं, निर्णय भी अच्छे हों, और
डिसीजन मेकिंग में जिसको शामिल किया जाए, उसकी सेक्रेसी भी बनी रहे। तो इन सारी चीजों को लेकर के किचन कैबिनेट डेवलप हो जाती है। कुछ घर के लोग, कुछ मित्र, कुछ महत्वपूर्ण कैबिनेट मंत्री वो कैबिनेट में डिसीजन जाने के पहले ही एक तरीके से अपना ओपिनियन बनाने में लोगों का सहयोग लेते हैं। इसी को किचन कैबिनेट कहते हैं। इसकी खास बात ये होती है कि इसमें जो ज्यादा आदमी सोच सकता है। जो फॉर्मल बैठक होती है उसमें थोड़ा कम गुंजाइश होती है, लेकिन इसमें आदमी गहन मंत्रणा कर सकता है बड़ा प्रभावशाली ढंग से, इफेक्टिव रूप से। और चूंकि कम लोग रहते हैं इसलिए डिसीजन भी फास्ट होता है, स्पीडी होता है, सेक्रेट भी होता है। तो इस तरीके से मिसेस गांधी के रिजीम में किचन कैबिनेट ज्यादा पावरफुल हो गई थी। और सारे प्रधानमंत्री अपने इस तरीके से एक इनर बॉडी रखते ही हैं जिनमें उनके कुछ खास दोस्त परिवार के लोग, कुछ महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं। और कैबिनेट में बैठक में किसी प्रस्ताव को जब पास करने के लिए रखा जाता है तो ये किचन कैबिनेट उसमें पहले से ही काफी चर्चा कर चुकी होती है। तो ये किचन कैबिनेट की बातें हैं। और किचन कैबिनेट की सीमाएं आप जान ही रहे हैं कि इसमें बाहरी लोगों को शामिल कर लिया जाता है और एक इनफॉर्मल बॉडी है, इससे कभी कोई समस्या भी खड़ी हो सकती है। और इससे एक बात और आपने जाना कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात तो छोड़िए, कैबिनेट की भी हैसियत प्रभावित होती है। ये क्रिटिसाइज है मगर ये मानव का स्वभाव है। किचन कैबिनेट हर जगह होती है, भारत में ही नहीं, ब्रिटेन में, अमेरिका में। तो ये इसकी बातें रही। दैट्स ऑल अबाउट प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जय हिंद।